Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to learn class 8 science chapter 11, that is force and pressure. Okay? So इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, आप उसे देखिए ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाओ. सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरीके के होते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स एक होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है. आपको अगर बुक उठाना है, ठीक है, टेबल पे बुक रखा हुआ है, उसे उठाना है, तो क्या आप बिना हाथ का यूज किए उसे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, आपको उसे टच करना होगा. सेकेंडली, मान लो कि पानी से भरा हुआ बकेट है, उसे आपको उठाना है, होल्ड करना है, तो क्या आप बिना टच किए उसे होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या होता है, आपको एक फोर्स लगाना होता है और सबसे पहले तो उसे टच करना होता है, उसे कांटेक्ट में आना होता है. ठीक है, हाँ, या फिर हो सकता है कि आप उसे उठाने के लिए किसी स्टिक का यूज करो या फिर रस्सी, जैसे कि हम लोग बकेट से पानी खींचते हैं ना कुएं से, तो उसमें रस्सी बांध करके रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, तो वो भी कांटेक्ट में आ रहा है रस्सी हम दोनों के बीच, तभी खींच पा रहे हैं. तो उसी तरीके से हम स्कूल बैग जो हम पुश करते हैं, अपने कंधे पर टांग करके खींचते हैं, या फिर बकेट को उठाना होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है. तो वो जो फोर्स अप्लाई हम करते होते हैं वो कहाँ से आता है? तो आपको पता है हमारा बॉडी जो है सो मसल से बना हुआ है ना. तो ये जो फोर्स आते हैं हमारे जो मसल्स का एक्शन है उसके कारण आते हैं. मतलब मसल्स के हेल्प से ये सारे फोर्स लगते हैं. हम कोई भी फोर्स जो लगा पाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मसल्स जो है वही काम करते हैं, मसल्स के हेल्प से ही कर पाते हैं. This force is caused by action of muscle in our body. The force resulting due to action of muscle is known as muscular force. तो वैसे फोर्स जो कि मसल्स के एक्शन के कारण एक्सर्ट होते हैं, लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. ओके, उसी तरीके से हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कनाल क्या होता है. हमारे माउथ से लेकर डाइजेशन सिस्टम पूरा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कनाल. तो उसमें भी जो हम खाना मुंह में डालते हैं वो नीचे कैसे जाता है? वो भी मस्कुलर फोर्स वहाँ पे अप्लाई होते रहता है, जिसके कारण खाना मुंह से पेट तक पहुँच पाता है. उस तरीके से सांस जैसे हम लेते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस, रिस्पिरेशन करते हैं, उसमें भी सांस जब हम छोड़ते हैं और लेते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसमें भी लंग्स में क्या होता है? लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, वहाँ भी मसल्स फोर्स ही काम करता है. ठीक है, तो जिस तरीके से हम डिफरेंट वर्क को करने के लिए अपने मसल्स का यूज़ करते हैं, यानी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से एनिमल्स जो सामान ढोने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बुलक्स हो गए, डंकी हो गए, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सारे भी मस्कुलर फोर्स का ही यूज़ करते हैं ये सारे काम को करने के लिए, सामान को ढोने के लिए. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो डायग्राम है. मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज़ यूज टू कैरी आउट मैनी डिफ़िकल्ट टास्क. बहुत सारे भारी काम जो कर पाते हैं, इतने ज़्यादा सामान से लदे हुए, ये जो बैलगाड़ी से क्या कर रहा है, बैल ढो रहा है ना, उसे पुश कर रहा है, खींच रहा है सामान को, तो वो मस्कुलर फोर्स का ही यूज़ करता है इसके लिए. ठीक है, देखो मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो सकता है जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए. ठीक है, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से ही मस्कुलर फोर्स काम करता है, इसीलिए से क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स. आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. बोल रहा है कि क्या इस कॉन्टैक्ट फोर्स जो है मस्कुलर फोर्स के अलावा अदर फोर्सेज भी हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं? तो यस, फ्रिक्शन फोर्स नेक्स्ट है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन भी क्या है? फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो भी कॉन्टैक्ट में ही आने से काम करता है. जब हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, जब हम चलते होते हैं तो सरफेस यानी ज़मीन भी अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है. ठीक है, अगर हम सीधे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमसे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है. वो क्या करता है? हमें चलने से रोकता होता है, इसलिए हम चलते चलते थक जाते हैं. जब हम ज़्यादा दूर हमें जाना होता है तो हम थक जाते हैं ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता होता है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हम पे. देखो, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. जैसे कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आप बॉल खेलते हो तो क्या होता है, ग्राउंड में बॉल को हम धक्का देते हैं तो कुछ देर के बाद वो धीरे हो जाता है और जाके एक टाइम पे कुछ दूर जाके रुक जाता है, रेस्ट हो जाता है. वेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल. अब बाईसाइकिल, ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारना जब छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद वो भी स्टॉप हो जाता है. इट ग्रेजुअली स्लो डाउन और फाइनली कम्स टू. अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वन इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. बोल रहा है कार या फिर स्कूटर
इंजन वाले सारे व्हीकल वो भी रेस्ट में आ जाते हैं अगर हम उनका इंजन बंद कर देते हैं तो। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट, ठीक है। जब हम बोट में बैठते हैं, बोटिंग करते हैं तो पैर से रोइंग करते हैं ना, वो करना बंद कर देते हैं तो बोट भी वहीं पे रुक जाएगा। फिर आप इसके अलावा अगर आपको और एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो अपने नोटबुक में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देखा। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दोनों ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए काम करते हैं। यहाँ भी फोर्स लग रहा होता है लेकिन बिना कांटेक्ट में आए। जैसे एग्जांपल, इसके 3 फोर्स इसके एग्जांपल है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स जान लेते हैं। देखो, मान लो कि एक मैग्नेट है, 2 मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है। 2 मैग्नेट है यहाँ पे। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो क्या होता है कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करना मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो अगर सेम पोल एक दूसरे के फेस टू फेस हैं तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर। लेकिन अगर यही ऐसे होता कि यहाँ पे एक मैग्नेट रहता और यहाँ पे एक मैग्नेट, इसमें नॉर्थ पोल यहाँ होता और साउथ पोल यहाँ, और यहाँ पे इस साइड पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो अपोजिट जो पोल है वो एक दूसरे के फेस के सामने है, तो क्या होगा, अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, चिपक जाएंगे आके आपस में। समझ में आया आपको? अगर सेम पोल्स हैं फेस टू फेस तो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। अगर अपोजिट पोल्स हैं साउथ और नॉर्थ है तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। चिपकना इज अट्रैक्शन और दूर जाना इज रिपल्सन, ठीक है। सो हमने देखा अभी कि क्या हो रहा था कि जब अपोजिट पोल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और जो सेम पोल्स थे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दूर भाग रहे थे, है ना। मैग्नेट में ऐसा क्या है, जो मैग्नेट से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और नज़दीक जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई होता रहता है, एक फोर्स काम करता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि क्लास 6 में तुमने क्या पढ़ा था कि लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब नॉर्थ और साउथ, अगर अलग अलग है तो एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर साउथ साउथ रहता तो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो ये जो खींच रहा है एक दूसरे को और दूर जा रहा है, ये भी क्या है, एक तरीके का पुल और पुश ही है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। तो मैग्नेट के पास भी क्या होना चाहिए, एक फोर्स होता है, वही क्या करता है, दोनों को सामने लाता है और दूर ले जाता है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो मैग्नेट जो है सो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है बिना कॉन्टैक्ट में आए, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जब हम मैग्नेट को आयरन के पास, लोहे वाली चीज़ के पास लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है लोहे को, कौन, मैग्नेट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हमने देखा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 तरीके के होते हैं। पहला हमने देखा था, क्या देखा अभी हमने, मैग्नेटिक फोर्स देखा, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चलो एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि आप पेंसिल लिए हो, ठीक है। पेंसिल अगर आपके बाल में हल्का तेल लगा हुआ है या फिर नहीं भी लगा हुआ है, तो जब आप पेंसिल को अपने बाल से ऐसे रब करोगे और फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को उसके पास ले जाओगे, पेंसिल को कागज़ के टुकड़े के पास ले जाओगे, तो क्या होगा कि वो कागज़ का टुकड़ा जो है उसमें चिपकने लगेगा, बिना कॉन्टैक्ट में आए, नज़दीक ले जाने से कागज़ जो है उसमें चिपकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं, किसमें, पेंसिल में। वो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होने की वजह से वो पेंसिल जो है क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ऐसे फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, इसे कर सकते हो आप। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। हमने देखा अभी कि पेंसिल्स को जब रब किया था तो उस पर चार्ज डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, हल्के चीज़ों को, यानी कि पेपर हमने लिया था, उसे अट्रैक्ट कर लिया था।
तो इसे वो क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल था ये। दिस फोर्स कम इनटू प्ले, मतलब ये भी फोर्स जो है कैसा काम करता है, बिना कॉन्टैक्ट में आए दूसरे ऑब्जेक्ट के, इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बारे में आपको डिटेल में और पढ़ना है चैप्टर 15 में, ठीक है, वहाँ हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका लास्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अभी तक हमने दो देखे, क्या देखे, मैग्नेटिक फोर्स देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे, अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चलो समझते हैं। मान लो कि मैंने इस पेन को छोड़ा, ठीक है, तो ये कहाँ गया, नीचे गया, डाउनवर्ड मूव किया ये। अगर हम आपके हाथ में कॉइन है, यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, कॉइन है, पैसा है, सिक्का है, उसे आप छोड़ते हो तो कहाँ जाता है, नीचे ही जाता है। पेड़ से जो फल और उसकी पत्तियाँ होती है ट्री के, वो हमेशा नीचे ही गिरती हैं। होता है ना ऐसा, कभी देखा है कि पेन छोड़ा तो ऊपर चली गई, पेड़ से जो फ्रूट्स टूटते हैं वो ऊपर चले गए उड़ करके, ऐसा तो नहीं होता है, सब नीचे ही गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है, आश्चर्य हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी चीज़ जब गिरता है तो नीचे ही जाता है। देखो क्या होता है कि नीचे की तरफ खींच रहा होता है एक फोर्स, ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो, उसके पास भी एक फोर्स है जो क्या करता है, सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होता है, अपनी तरफ खींचता होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, और इंग्लिश में फोर्स ग्रेविटेशन पुल, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ। मान लो कि आप किसी ऊंचे बिल्डिंग में खड़े हो, है ना, यहाँ पे कोई सा ऊंचा बिल्डिंग है, 3-4 तल्ले का फ्लोर का, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप एक पत्थर को फेंकते हो, पत्थर कहाँ जाता है, नीचे ही जाता है। ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन पुल जो है, उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप फेंको वो उसे नीचे ही खींचेगा, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल देम, क्या करता है, अर्थ खींचता होता है कोई भी चीज़ को अपनी तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ये कैसा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होता है, और सारे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा होता है, सारे, चाहे हमें पता चल रहा हो या फिर नहीं, हम पे भी अभी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिस वजह से हम बैठे हैं आराम से एक जगह पे। अगर ये नहीं होता, जैसे कि स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है, या फिर ना के बराबर एकदम होता है, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह वहाँ जो जाते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे तैरते रहते हैं, वो वहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं आराम से, वो फ्लो करते रहेंगे, वहाँ पे तैरते रहेंगे, ठीक है। और क्या होता है, वाटर बॉडी जो होती है ना, उन पे भी जो वाटर होते हैं हमारे, वाटर बॉडी जैसे कि नदी, जो झरने से पानी गिरता है, पहाड़ से जो पानी निकलता है, वो क्या कभी ऊपर जाता है, देखा है झरने से पानी ऊपर की तरफ जाते हुए, नहीं, वो भी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ भी क्या होता है, ग्रेविटेशन का पुल जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से नदी निकली है तो वो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, झरने से पानी गिरता है वो भी नीचे की तरफ ही आता है बह करके। क्यों आता है, अब समझ में आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है उस पर, पानी पे। रिवर का जो पानी फ्लो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही होता है। देखो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, सिर्फ अर्थ पे ही ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटा हो कोई चीज़ या बड़ा हो, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इसे क्या कहा जाता है, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो टॉपिक इज प्रेशर। ओके, देखो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था 7th में, क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, जो तेज़ हवाएं होती है उसके कारण क्या आता है, स्टॉर्म, साइक्लोन, है ना, तूफान, आंधी, चक्रवात, ये सब आते हैं। वो क्या करते हैं, कभी कभी इतने तेज़ तूफान, चक्रवात और जो तूफान होते हैं इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि हमारे छत जो होता है, रूफ टॉप, उसे भी उड़ा कर ले जाते हैं। ऐसा देखा भी होगा आपने बहुत बार, है ना। तो यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स काउज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। जो विंड और साइक्लोन आते हैं, क्यों आते हैं, एयर के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसके कारण आते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एयर जो है हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है एयर, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में एयर फ्लो करता है, ओके। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। तो अब हम देखना है, अभी हमने देखा फोर्स क्या होता है, अब हम देख रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो हमें पता करना है कि क्या फोर्स और प्रेशर में कोई रिलेशन है या फिर नहीं, ठीक है।
तो ऑफकोर्स होता है, क्या होता है अभी आगे देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल है एक, आपको क्या करना है ना कि एक काटी लेना है कील और उसे एक लकड़ी के टुकड़े में ठोकना है, ठीक है, ठोकना है, पुश करना है। तो शुरू में क्या करना है आपको, जो ये राउंड वाला साइड होता है उसे नीचे रखना है और पॉइंटेड वाला साइड को ऊपर रखना है और ठोकना है। तो क्या कील ठुकाएगा? नहीं ठुकाएगा, है ना। लेकिन जब हम पॉइंटेड वाले साइड को नीचे रखेंगे और राउंड वाले साइड को ऊपर, तब उसे पुश करेंगे, उसे ठोकेंगे तो वो आसानी से अंदर चला जाएगा। होगा ऐसा, होता ही है। ओके, सो एक और एक्सपेरिमेंट करना है आपको। क्या करना है उसमें कि आपको वेजिटेबल्स कट करते हो आप, है ना, तो उसमें क्या करना है, मान लो कि शार्प नाइफ है आपके पास, एकदम धारदार चाकू है, उससे आप सब्जी जब काटते हो तो वो आसानी से कट जाता है। लेकिन अगर ब्लंट नाइफ रहे, मतलब धार नहीं रहे उसका, तब हम काटना चाहें वेजिटेबल्स, तो सब्जियों को काटे, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना होता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है और वो नहीं कटता है आसानी से। ऐसा होता है ना। ओके, डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, प्ले अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। होता है ऐसा, कभी आपने देखा है? देखो, जैसे कि यहाँ बोल रहा है, जब हम फोर्स लगा रहे थे, कील का एग्जाम्पल लिया है, तो कील के जब पॉइंटेड साइड को जब हम ठोक रहे थे तो आसानी से अंदर चला गया, नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया था वो पॉइंटेड था, है ना, पॉइंटेड था, तो आसानी से चला गया। अगर हम उसे उल्टा करके ठोकते तो जाता है? नहीं जाता। सरफेस एरिया ज़्यादा था तो नहीं जाता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से फोर्स जो है वो कम अप्लाई करना पड़ता है, प्रेशर उस पर ज़्यादा लगता है, ठीक है। फोर्स कम लगाना पड़ता है और प्रेशर ज़्यादा लगता है जब सरफेस एरिया कम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का। तो ओके, और उल्टा होता है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो फिर फोर्स हमें ज़्यादा भी लगाना होता है, प्रेशर उस पर कम लगता है, तो मेहनत वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है उस काम को करने के लिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सो यहाँ से हमें उसका डेफिनेशन भी मिल गया कि जो यूनिट एरिया सरफेस पे काम कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम प्रेशर का फार्मूला भी निकाल लिए कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया कह सकते हैं, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके, एट दिस स्टेजेस we considered only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है इस स्टेज में, हम उसी फोर्स को कंसीडर करते हैं इस केस में जो परपेंडिकुलर लग रहा हो। परपेंडिकुलर मतलब इन 90 डिग्री, ओके, ठीक है। 90 डिग्री जो फोर्स लगता है उसे ही कंसिडर किया जाता है इस केस में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कूली है जो कि क्या कर रहा है कि सामान को ढो करके ले जा रहा है ना। कूली रहता है ना बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, तो क्यों क्या करते हैं वो कि एक पहले क्या करते हैं, कपड़ा का गोल सा बना करके अपने माथे पे रखते हैं, उसके ऊपर सामान रखते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमें सरफेस एरिया कम होता है तो क्या होता है, फोर्स कम लगाना होता है, प्रेशर भी कम लगता है, ठीक है। फोर्स कम लगाना होता है, प्रेशर भी जो अप्लाई होता है हमारे बॉडी पे वो कम लगेगा। देखो यहाँ पहली बोल रही है कि अब मैं समझ गई कि जो वो पॉटर होते हैं, कूली होते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो अपने सर पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये आदमी लेके जा रहा है, बहुत सारा कैरी कर रहा है, बहुत सारा लोड सामान लेके जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने हेड पे एक दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का ऐसे कप यहाँ पे रखा है, ये कपड़े रख लेते हैं गोल से बना करके, उसके बाद उसके ऊपर सामान को कैरी करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा करने से क्या होता है, देखो, बाई डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। अब मतलब माथे से कॉन्टैक्ट में जो सामान का जो लोड है जो माथे से कनेक्ट है, कॉन्टैक्ट में है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा। हमने अभी देखा ना, जैसे कि एग्जाम्पल लिया था कील का, तो कील का जो एंड था पॉइंटेड वाला ईल, उसका सरफेस एरिया कम था तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया कम रहेगा, मतलब अगर डायरेक्ट लोड को रखा जाए सर पे, तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा उसके सर पे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा कूली के सर पे। इसलिए वो क्या करते हैं, ताकि प्रेशर कम अप्लाई हो उनके बॉडी पे, उनके सर पे, वो क्या करते हैं, एक कपड़े को रख लेते हैं ताकि वो उनके सर के कॉन्टैक्ट में जो एरिया है वो सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि प्रेशर जो है वो कम अप्लाई होगा उन पर। ओके, अब आपको समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब कि कैसे सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम अप्लाई होता है और फोर्स भी कम लगाना होता है। लेकिन अगर सरफेस एरिया घटता है
यानी कम रहता है सरफेस एरिया तो प्रेशर उस पर ज़्यादा लगता है। फोर्स कम भी लगाएंगे तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि नोट दैट द एरिया इन द डेनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। जो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा, क्या देखा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया नीचे है, डेनोमिनेटर में है ना। इससे क्या पता चलता है, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स लग रहा है। तो और अगर एरिया स्मॉल है, एरिया कम है, तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं और एरिया जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अगर एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, प्रेशर कम लगेगा। कूली लोग इसी का यूज़ करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अपने सर पे, यानी वो कपड़े को रख करके और सामान ढोते हैं, तो क्या होता है, उससे प्रेशर उन पर कम लगता है, उनके बॉडी पे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा अब। ओके, देखो यहाँ पे एक और वही नेल का भी एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर। एरिया जो होता है पॉइंटेड एंड जो होता है कांटे का वो कम होता है, स्मॉल होता है, देन दैट ऑफ इट्स हेड में जो एरिया वो ज़्यादा होता है, पॉइंटेड एंड में कम होता है एरिया। तो पॉइंटेड एंड के साइड से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं हेड में, तो क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा लगता है, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। ठीक है, देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। सो जब पॉइंटेड एंड के साइड से हम प्रेशर लगा करके ठोकते हैं कांटे को लकड़ी के टुकड़े में, तो क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, क्योंकि एरिया कम है पॉइंटेड एंड का तो प्रेशर ज़्यादा लगता है और वो आसानी से ठुक जाता है, अंदर चला जाता है। स्कूल बैग सब कैरी करके जाते हैं स्कूल, तो उसका जो स्ट्रिप होता है वो चौड़ा क्यों होता है, इसका पट्टी जो बना होता है चौड़ा क्यों होता है, पतला क्यों नहीं होता है। वहाँ पर भी यही चीज़ काम करता है। देखो क्या होता है, जब उसे स्कूल बैग तो हम टांग करके उसे पुश ही करते हैं ना, पुश करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, खींचते हैं, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कैरी करते हैं। तो उसका जो स्ट्रिप होता है वो चौड़ा इसलिए होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता है, प्रेशर जो हमारे कंधों पे लगता है वो कम लगता है। और अगर पतला स्ट्रिप रहता तो क्या होता, प्रेशर ज़्यादा लगता। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया कम रहता तो प्रेशर हम पे ज़्यादा लगता, इसलिए उसका जो स्ट्रिप होता है उसे चौड़ा बनाया जाता है उसके पट्टे को, ताकि जो प्रेशर हम पे अप्लाई हो रहा है वो कम लगे और हम आसानी से बैग को कैरी करें। ठीक है, देखो चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला है, तो अच्छे से ध्यान दे के आप सुनोगे और समझोगे तो मुझे लगता है अच्छा सबको क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से समझो इस चैप्टर को पूरा, एक एक पॉइंट। ओके, अब हम देखेंगे कि लिक्विड और गैस जो है वो भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो प्रेशर अगर एक्सर्ट करते हैं तो क्या वो भी डिपेंड करता है एरिया पे जिस पे फोर्स लग रहा है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था इस क्लास में फोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें हमने सबसे पहले देखा था मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में हमने देखा कैसे काम करता है। फ्रिक्स और कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। सेकेंड हमने देखा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसमें तीन देखा हमने, मैग्नेटिक फोर्स देखा, फिर मैग्नेटिक के बाद हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर हमने देखा प्रेशर कैसे लगता है। जब भी सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है और सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो प्रेशर कम लगता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से, और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई सा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं ये भी बताइए। कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।